गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज के हमारा टॉपिक है संगम साहित्य। कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो अशोक सम्राट का था। किस तरह से उनका जन्म हुआ, किस तरह से उन्होंने शासन किया, किस तरह अपना साम्राज्य का विस्तार किया उन्होंने, और किस तरह से उन्होंने कलिंग का युद्ध जीता, और किस तरह से धर्म के संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो आज हम पढ़ते हैं कि संगम साहित्य। संगम साहित्य अ, संगम साहित्य तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को कहा जाता है, और इसकी रचना समथिंग 2300 साल पूर्व की गई थी। इसे संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब मदुरै में कवि सम्मेलन कराया जाता है तो उसमें कवियों का संकलन किया जाता था। इस महाद्वीप में उत्तर से दक्षिण में रहने वाले जो लोग थे गांव में, उनको तीन तरह से डिवाइड किया गया था। यानी तमिलनाडु में व्यक्तियों को तीन तरह से डिवाइड किया गया था। फर्स्ट थे वेलल्ला। वेलल्ला उन्हें कहा जाता था जो बड़े भूस्वामी हुआ करते थे, और जो मध्य वर्ग के लोग हुआ करते थे उनको उनवार कहा जाता था। जो हलवा हुआ करते थे उनको उनवार कहा जाता था, और जो दासी या परिश्रम करने वाले मजदूर हुआ करते थे, गरीब लोग, उनको कड़ेसियार या अजमई कहा जाता था। इस तरह से वहां के समुदाय को तीन वर्गों में बांटा गया था। वहां पे जो बहुत, जैसे गांव में एक प्रधान भी हुआ करता था। प्रधान को क्या कहा जाता था उस टाइम पे? ग्राम भोजक। उस गांव में प्रधान को ग्राम भोजक कहा जाता था। ये जो ग्राम भोजक हुआ करते थे, गांव के सबसे अमीर अमीर लोग होता था। जो गांव का सबसे अमीर लोग होता था उसको ग्राम भोजक बना दिया जाता था, और जो ग्राम भोजक का पद था वो अनुवांशिक था। यानी उसके दादा, उसके पुत्र, इस तरह से यह वंशानुगत चलता जा रहा था, इसलिए अनुवांशिक पद था। और जो ग्राम भोजक हुआ करते थे वो राजाओं के संपर्क में ज्यादा रहा करते थे। मतलब कि जैसे कोई भी कार्य हुआ, जैसे कर वसूलना, तो ये ग्राम भोजक को भी ये कार्य बड़े जमींदार होने की वजह से उनको सौंपा गया था कि ये मजदूरों से कर वसूला करें। इनके नीचे भी अ, इनके नीचे जो लोग हुआ करते थे, यानी उन्हें गृहपति का पद दिया गया था। अभी जो गृहपति के लोग हुआ करते थे, ये दूसरों की जमीन पर खेती किया करते थे, इस तरह से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। उनको क्या बोला जाता था? गृहपति कहा जाता था। उस तरफ से वहां पे बुनकर, लोहार, शिल्पकार आदि व्यवसाय करने वाले लोग हुआ करते थे। इस प्राचीनतम संगम में एक बौद्ध भिक्षु के द्वारा सुनाई गई बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि कैसे एक निर्धन व्यक्ति धनी अपनी चतुराई से धनी बन जाता है। एक निर्धन व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है। वो एक सिर्फ उसके पास एक मरा हुआ चूहा होता है, उसको वो बाहर लेके बैठा रहता है। वहीं से एक व्यक्ति गुजरता है, उसकी नजर उस चूहे पे पड़ती है और उसको 1 रुपए एक सिक्के में खरीद लेता है अपनी बिल्ली के भोजन के वास्ते। फिर दूसरे दिन बहुत बड़ा तूफान आता है। तो राजा का बगीचा पूरी तरफ से पत्ते और टहनियों से भर जाता है। तो राजा आदेश देता है माली को कि ये बगीचे को जल्द से जल्द साफ कर दिया जाए। अब माली सोच में पड़ जाता है, इतना बड़ा बगीचा जल्द से जल्द कैसे साफ करूं। तो वो निधन व्यक्ति वहां से गुजरता है तो वो वहां आता है और माली को कहता है, अगर आप चाहते हैं कि ये बगीचा आपका साफ हो जाए तो इसके बदले में आप मुझे ये टहनी और ये पत्ते मुझे दे देना, मैं आपका बगीचा साफ कर दूंगा। तो वो माली मान जाता है। उसके बाद वो वहां पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, वो बच्चों के पास जाता है और उनसे उनसे बोलता है इस ये पूरे बगीचे की सफाई कर दो, ये पत्ते टहनी एक साइड में इकट्ठा कर दो, और मैं इसके बदले आप लोगों को एक एक मिठाई दूंगा। तो सारे बच्चे देखते देखते मिनटों में पूरे बगीचे को साफ कर देते हैं, और इकट्ठा एक साइड में पत्ते और टहनी को इकट्ठा करके वहीं पे रख देते हैं। इतने में राजा के महल से बर्तन बनाने वाला वहां से जाता रहता है उस ईंधन की तलाश में, यानी उसको लकड़ी चाहिए होती है बर्तनों को पकाने के लिए। तो वो उसके पत्तों और लकड़ियों को खरीद लेता है। इस तरह से उस निर्धन व्यक्ति के पास कुछ पैसे हो जाते हैं। फिर वो और माइंड लगाता है। वो क्या करता है, एक पात्र में
बहुत सारा पानी भरता है और वहां जाता है जहाँ 500 लोग घास काटने का कार्य कर रहे होते हैं। वो जाके उन लोगों को पानी पिलाता है, और जाहिर सी बात है कोई कठिन परिश्रम कर रहा है और आके उसको कोई ठंडा पानी पिलाता है तो कितना सुकून सा फील होता है। तो उन लोगों को भी हुआ, उन लोगों ने बोला हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, आपने इतना अच्छा कार्य किया। तो वो बोलता है निधन व्यक्ति कि वक्त आने पे मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। फिर वो एक व्यापारी से मिलता है, तो व्यापारी से उसको सूचना मिलती है कि इस शहर के अंदर 500 घुड़सवार आ रहे हैं। अब 500 घुड़सवार आ रहे हैं तो उनको घास की जरूरत होगी। वो दिमाग लगाता है और घास वालों के पास जाता है, बोलता है कि मुझे 500 गट्टर घास की चाहिए, और जब तक मेरे घास के गट्टर नहीं बिक जाए अपने घास के गट्टर मत बेचना। वो लोग हामी भर लेते हैं। उसके बाद में वो 500 गट्टर लेके आता है, और पूरे शहर में घास न मिलने की वजह से उसके घास हजारों हजारों सिक्कों में खरीद लिए जाते हैं। तो इस तरह से वो अपनी चतुराई से एक निर्धन व्यक्ति से धनी व्यक्ति बन जाता है। तो इस तरह की रचनाएं हमें उस संगम साहित्य में देखने को मिलती है। इस तरह से वहां पे जो जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता में बताया जाता था कि वहां पे किस तरह नगर नियोजन किए जा रहे थे, नालियां वगैरह कितनी तहजीब के साथ बनाई गई थी, उन पे वेले को किस तरह से बनाए गए थे, पानी का निकास किस तरह से होता था। खुदाई के दौरान हमें ईंटों की ईंटें जो प्राप्त हुई थी वो किस तरह से थे। तो उस टाइम पे वहां पे उस दौर में सबसे ज्यादा फेमस के सिक्के हुआ करते थे। वो कौन से सिक्के हुआ करते थे? आहट सिक्के। अब ये आहट सिक्के जो हुआ करते थे ये धातु के बनाए जाते थे। इनकी जो आकृतियां हुआ करती थी या तो आयताकार हुआ करती थी, या गोलाकार हुआ करती थी, या वर्गाकार हुआ करती थी। 3 तरह की आकृतियां हुआ करती थी। और इन्हें आहट सिक्के इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो चांदी और जो सोने के सिक्के हुआ करते थे, यानी जो धातु क्या करते थे, धातु की पतली चादर को काट कर बनाया जाता था, या फिर जो मोटी होती है उसको पीट कर बनाया जाता था, और उनके ऊपर कोई चीज लिखा हुआ नहीं रहता था, उनके ऊपर थप्पा मारा जाता था, थप्पे से उस सिक्के को बनाया जाता था, इसलिए उसको आहट सिक्का कहा जाता था। उस दौर में आर्कियोलॉजिस्ट जब वहां पे खुदाई करवा रहे थे तो खुदाई के दौरान उन लोगों को प्राप्त हुआ था एक उत्तरी काले चमकीले पात्र। अब ये उत्तरी काले चमकीले पात्र जो मिला था ये बहुत ही सुंदरता से बनाया गया था। मतलब इसको किस तरह से बनाया जाता है, जो मिट्टी होती है उसको पतली पतली परतों को जोड़कर उस पात्र को बनाया जाता है, फिर उसको भट्टी के अंदर एकदम ऊंचे तापमान पर जलाया जाता है। वो इस कदर जलाया जाता है कि वो काला हो जाया करता था भूनकर एकदम से। फिर उसके बाद में इसको चमकीला बनाने के लिए इसके ऊपर काला कलर का रंग चढ़ा दिया जाता था, तो इसको उत्तरी काले चमकीले पात्र के नाम से जाना जाता है। उस टाइम पे कई व्यापारी हुआ करते, कई शिल्पकारी भी हुआ करते थे, कच्चे माल को पक्का बनाने का कार्य भी किया करते थे। यानी वहां पर एक कच्चे माल को पक्का, जैसे कोई कपास हो गया, कपड़े बुनने का कार्य हो गया, ये कार्य महिलाओं के द्वारा कराया जाता था। अब जो महिलाएं चार दीवारी में रहती थी, जैसे ये कौन कौन सी महिलाएं थी? जो गरीब महिलाएं हुआ करती, जो असहाय महिलाएं थी, जो विधवा हुआ करती थी, जो राजाओं की दासियां हुआ करती थी, वो इन सब कार्य को किया करते थे। अब जो बाहर नहीं निकल सकती थी वो अपने दास के द्वारा इस कार्य को, उन कच्चा माल को मंगवाती थी, उनको तैयार करके उस दास के हाथों वापस भिजवा दिया करती थी। और जो महिला अगर घर से बाहर जा सकती थी तो सुबह तड़के कारखाने में जाके अपना जो माल तैयार किया हुआ था उसको लेकर के और रिटर्न कच्चा माल लेकर के घर आ जाती थी। अगर इस बीच कोई कर्मचारी उनके साथ छेड़खानी या बुरा व्यवहार करता है तो उन्हें कठोर दंड भी दिया जाता था। यानी उस टाइम पे भी औरतों के द्वारा कार्य करवाया जाता था। उसी शहर में एक अरिका मेरू नाम का एक स्थान था। किस नाम का? अरिका मेरू। यहाँ पर जहाजों के द्वारा सामान को
लाया ले जाया करता था। और यहाँ पे खुदाई के दौरान ईंट के अवशेष मिले हैं, तो उससे जाहिर किया जाता है कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कारखाने या भंडार गृह रहा होगा, यानी जो सामान लाया जाता था उसको भंडार के रूप में रखा जाता था। और भूमध्य सागर के क्षेत्रों में जब खुदाई किया गया तो वहां पर एक अनफोरा नाम का एक पात्र पाया गया। अनफोरा, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो अनफोरा नाम का एक पात्र पाया गया। ये अनफोरा नाम का पात्र किस टाइप का था? ऐसा था, और यहाँ पे इसके दोनों तरफ क्या थे? दोनों तरफ हैंडल लगे हुए थे, यानी इसको इस तरह से पकड़ा जाता था। तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे लोग कहा करते थे कि इसको तेल रखने के लिए या शराब रखने के लिए इसको यूज में लिया जाता था। और वहीं पे खुदाई के दौरान एक और चीज पाई जाती थी जिसका नाम था अरेटाइन। ये अरेटाइन इटली के शहर के नाम पे इसका नाम रखा गया था। और इसको एक मोहरेदार पात्र हुआ करता था। उस मोहरेदार पात्र में गीली मिट्टी को रखकर दबाकर बनाया जाता था, इसलिए इसको एरेटाइन कहा जाता था। और उस टाइम पर काफी पतले सुंदर बर्तन भी देखने को मिले थे खुदाई के दौरान। रोम के जो रोम के बर्तन भी देखने को मिले थे, ऐसा लगता था वो रोम से लाए गए हैं, लेकिन वो अरिका मेडू में ही बनाए गए थे। वहां पर रोम लैंप भी पाया गया था खुदाई के दौरान। शीशे के बर्तन भी पाए गए थे। और रतन रतन भी पाया गया था इत्यादि खुदाई के दौरान। और साथ ही वहां पर छोटे छोटे कुंड भी पाए गए थे, छोटे छोटे कुंड। अब इन कुंडों में वहां पे क्या किया जाता था? इन कुंडों में कलर डालकर कपड़ों को रंगा जाता था। इस कुंडों में से कलर डालकर कपड़ों को रंगने का कार्य किया जाता था। तो इस तरफ से उस टाइम पे भी शहरों में शहर नियोजन की व्यवस्था की जाती थी। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।